नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कहते हैं ना कि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। वैसे हमारे साथ एक इत्तेफाक हुआ। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगेगा कि हां, बात निकली और दूर तलक गई भी। सिम्फर में मानदेय में गड़बड़ी से जुड़ी एक चिट्ठी हमारे हाथ लग गई। अब एक पत्रकार के अंदर कौतूहल तो होता है, तो हमने उस चिट्ठी का सच जानने के लिए सिम्फर के निदेशक साहब का रुख किया, पर जवाब बड़ा अजीब सा मिला। जवाब यह मिला कि इस खबर में कुछ नहीं है, इसको मत दिखाइए। जब जवाब अजीब सा मिला तो हमने थोड़ी छानबीन की, और छानबीन के बाद जो हमारे सामने आया वो हमें तो चौंका गया, और मुझे यकीन है कि यह आपको भी चौंका देगा। सिम्फर में क्या हुआ हमने आपको कल दिखाया था, हम आपको फिर से दिखाएंगे कि सिम्फर में क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सिम्फर के डायरेक्टर साहब पर कुछ आरोप हैं। आरोप बेहद संगीन है। सबसे पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए कि डायरेक्टर साहब पर आरोप क्या है। दिखाइए वो रिपोर्ट। सिम्फर के लुटेरे कौन कौन खा रहा है मानदेय? सिम्फर में हुआ बड़ा घोटाला। अपने रिसर्च और नए नए टेक्नोलॉजी पे काम करने को लेकर के धनबाद ही नहीं बल्कि देश में सबसे पहले इस चिट्ठी को देखिए। इस चिट्ठी को सिम्फर के रिटायर्ड चीफ वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार सिंह की तरफ से लिखा गया था। आरोप था कि सिम्फर में वंशवाद और गड़बड़ियों को पनाह मिल रही थी। अब सवाल है कि इस चिट्ठी के आलोक में क्या हुआ। सिम्फर के मौजूदा निदेशक साहब पर कई आरोप भी हैं। आरोप नंबर 1, पीके सिंह साहब 3 मार्च 1984 से 27 जनवरी 1990 तक बैंक में क्लर्क का काम करते थे। तो फिर बैंक में सरकारी नौकरी करते हुए उन्होंने जियोफिजिक्स में एमएससी कैसे की? आरोप नंबर 2, सिम्फर ज्वाइन करते समय उन्होंने इससे पहले की नौकरी का जिक्र क्यों नहीं किया? इन्होंने ज्वाइनिंग फॉर्म में उस जगह को ही खाली छोड़ दिया जिसमें इनसे जानकारी मांगी गई थी। उस जगह पर इन्होंने नील लिखकर छोड़ दिया और आज तक इनसे किसी ने नहीं पूछा। आरोप नंबर 3, पीके सिंह की ज्वाइनिंग बी कैटेगरी के वैज्ञानिक के पद पर हुई और फिर उन्होंने पहुंच और पैरवी के बल पर 8 दिसंबर 2015 को निदेशक पद संभाला। आरोप नंबर 4, इन्होंने मानदेय में भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी की। अप्रैल 2016 से सितंबर 2020 तक उन्हें 15 करोड़ से ज्यादा का मानदेय मिला। इस मानदेय का इस्तेमाल कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। आरोप नंबर 5, कोल सैंपलिंग में भी इनकी जानकारी में घपला हुआ है। आरोप नंबर 6, इन्होंने रिसर्च टीम में गैर अनुभवी लोगों को रखा। इन्होंने सिम्फर में वंशवाद को बढ़ावा दिया। आरोप नंबर 7, पहले नियम था कि सरकार की तरफ से मानदेय पर आपत्ति पर पैसे सरकार वापस ले लेती थी। इन्होंने निदेशक बनने के बाद इस क्लॉज को ही हटा दिया था। इतने आरोपों के बाद भी पीके सिंह साहब पद पर बने हुए हैं। पीके सिंह को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए, तो वहीं सरकार को भी ये देखना चाहिए कि सिम्फर जैसी संस्था में क्या यह विवाद शोभा देता है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो देखिए कितने आरोप हैं पीके सिंह साहब पर। यह मामला सीबीआई तक गया, लेकिन जांच में क्या निकला यह तो मुझे भी समझ में नहीं आया, और यह हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, सिम्फर हमारे झारखंड का सिरमौर है, हमारे लिए गर्व का विषय है सिम्फर। आप सोच रहे होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि सिम्फर धनबाद में एक संस्थान है। सिम्फर यानी सिम्फर का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। नाम से ही पता चल रहा है
कि भाई यहां पर रिसर्च होता है। अब दिक्कत कहां पर आ रही है, देखिए सिम्फर के डायरेक्टर जो हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिरमौर संस्थान के डायरेक्टर बन रहे वो। लेकिन आरोप यह है कि इन्होंने अपनी फर्जी डिग्री के आधार पर यह नौकरी पाई। पहली चीज, कैसे? आरोप है कि इन्होंने क्लर्क के तौर पर एक बैंक में रहते हुए और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि इन्होंने एक पद पर रहते हुए सरकारी बैंक में काम करते हुए फिर जियो फिजिक्स में एमएससी कैसे कर ली, यह सवाल है। हमारे मन में यह कौतूहल है और हम चाहते हैं कि डायरेक्टर साहब इसका जवाब दें। यह बस सवाल है, आरोप हैं, आरोपों के जवाब हो सकते हैं और संभव है कि डायरेक्टर साहब के पास इन तमाम सवालों के जवाब होंगे और हम चाहते हैं कि वो इन तमाम सवालों के जवाब दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई सीबीआई जांच का नतीजा क्या निकला। इन पर एक पीआईएल भी दर्ज हुई थी इसे लेकर के, लेकिन इस पीआईएल को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। खारिज इस आधार पर कर दिया था कि आरोप था कि भाई जो कोर्ट ने यह कहा था कि भाई जो शख्स खुद डायरेक्टर पद का दावेदार है वो पीआईएल दर्ज कैसे कर सकता है, और इस आधार पर इस पीआईएल को खारिज कर दिया गया था। चलिए, धनबाद से दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं और दिलीप के साथ उम्मीद है कि रमेश राही साहब भी मौजूद हैं। दिलीप, सीधा सा सवाल यह है कि अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, बहुत हद तक अब साफ हो रहा है कि डायरेक्टर साहब क्यों चाहते थे कि यह खबर ना चले। हम कहते हैं ना कि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, आज ये बात बहुत दूर तलक जा रही है। अब तो पूरी डिग्री ही सवालों के घेरे में है कि भाई एसबीआई बैंक में क्लर्क रहते हुए इन्होंने बीएचयू से जियो फिजिक्स में एमएससी कैसे कर ली। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले ही सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि आपको क्या लगता है सीबीआई की जांच का क्या नतीजा निकला। दिलीप, देखिए बिल्कुल सीबीआई जांच का नतीजा कुछ नहीं निकला। ये मामला पूरे तरीके से पेंडिंग है, और पेंडिंग किस कारण से रहे हैं, क्या क्या बातें उसमें आई और किस तरह से पैरवी हुए या फिर कुछ और बात रही है। हमारे साथ सीधे रमेश राही जी है, हम इनसे एक सवाल पूछते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर के रहे हैं। तो सीबीआई जांच भी की थी और उसमें ये पाया था कि एक साथ बैंक क्लर्क थे और उसके बाद ये उस समय डिग्री कैसे ली। तो आखिर ये कैसे सीबीआई की रिपोर्ट में ये बातें आई और आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी? कि सीबीआई की क्या रिपोर्ट है ये तो मैंने नहीं देखी, लेकिन चर्चा ये है कि उसमें इनको दिलीप मैं पहले एक सवाल रमेश जी से मैं पूछना चाहूंगा कि रमेश जी, डायरेक्टर साहब कहते हैं कि रमेश राही तो स्टेपनी का सामान प्रोवाइड करते थे और इसी कारण से उन्होंने मेरे खिलाफ मानदेय में गड़बड़ी की शिकायत कर दी है, इसमें कुछ आपका पर्सनल है। मैं चाहूंगा कि जनता आपको देख रही है, आपकी तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई थी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक सवाल है आपसे कि आपने इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाया था, तो इसमें जो डायरेक्टर हैं उनके तरफ से ये कहा गया कि रमेश राही का स्टेशनरी सप्लाई का काम था, हमने बंद कर दिया, तब आवेश में उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। क्या ये? यदि ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। मैं तो काफ़ी 2 दशक तक पत्रकारिता का फर्ज निभाया और पिछले 1.5 दशक से राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार का कोई काम मेरा अभी नहीं चल रहा है। तो पूरे लोगों के बीच में इस तरह की बातें रखना क्यों, आखिर क्यों? देखिए, जब व्यक्ति अपने फंसने लगता है और जब आदमी उनके अपने कारनामे सामने आने लगते हैं तो स्वाभाविक सा होता है कि सामने वाले को भी दागदार बनाए। और मैं कह सकता हूं कि वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे उसमें बहुत कुछ नहीं कहना है। अच्छा दिलीप, मुझे जो रिजल्ट आएंगे उसको समझ आ जाएगा। रमेश जी नहीं कहना चाह रहे हैं, रमेश जी बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। मैं दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, जो आंकड़ा मेरे पास है, मैंने फोन पर रख रखा है इसको, कि पीके सिंह साहब की अप्रैल 2016 से लेकर के सितंबर 2020 यानी 4 साल की ये जो अवधि है, 4 साल भी पूरे नहीं है, इस 4 साल अवधि में उनकी फीस, जो मानदेय की हम बात कर रहे हैं, कितना मानदेय उन्हें मिला है, मैं आंकड़े के साथ बाकायदा आज बात कर रहा हूं।
मैं आज आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, रमेश जी भी अगर सुन रहे होंगे तो वो सुने, शैलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के, वो भी सुने। सर, अप्रैल 2016 में 30,000 रुपए, जुलाई 2016 में 27,25,000 रुपए, और ऐसे करते करते ये जो कुल आंकड़ा सितंबर 2020 के लास्ट तक आता है वो आता है 15,70,81,898 रुपए। ये आंकड़ा मैंने फोन पर रख रखा है सर, ये 4 साल का आंकड़ा है। और जो CSIR के डीजी साहब हैं उनका भी यही कहना है, उनका कहना है कि जो मानदेय है 2,16,00,000 रुपए वो 17 लोगों में बांटे गए। आखिर किस आधार पर बांटे गए? उनको लगता है कि जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है इर्रेगुलरिटी, इर्रेगुलरिटी नाम के शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी शिकायत रमेश राही साहब ने की, और रमेश राही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस इर्रेगुलरिटी शब्द पर दिलीप जी एक बार रमेश राही साहब की प्रतिक्रिया ले लें कि क्या कैसे लगता है उनको कि इसमें इर्रेगुलरिटी हुई? इरेगुलरिटी कैसे हुई, क्या लगता है आपको, किस तरह से पता चला? देखिए, कंसल्टेंसी की जो राशि है, सिम्फर में जो रिसर्च का काम होता है या प्रोजेक्ट का काम होता है, उससे इन्हें जो आय होती है, और उस आय से की राशि जो है, उस राशि का इन लोगों ने बंदरबांट किया। चूंकि हम कह सकते हैं कि जितनी उनकी तनख्वाह नहीं है उससे कई गुना उन्हें मानदेय मिल गया। मेरा विभाग से एक ही कहना था कि भाई एक व्यक्ति को दोहरा लाभ क्यों, वेतन भी मिले और मानदेय भी, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो कानून सम्मत निर्णय है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से ये होता था? क्या पीके सिंह खुद टीम में रहते थे रिसर्च वर्क में? क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रिसर्च टीम बनती होगी, अलग अलग लोग रहते होंगे, क्योंकि सिर्फ ये 18 लोगों की नहीं बात है। जो हमारे पास जो सूत्र बता रहे 300 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कमेटी बनाए थे, काम करते थे, रिसर्च करते थे। निश्चित रूप से कई अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टीम है, और उसके हेड भी अलग अलग हैं। कुछ मामले के स्वयं निदेशक हैं, कुछ मामले में और कोई वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और उसके साथ एक टीम है। तो जो जांच रिसर्च करती थी जो टीम, वो टीम को जो राशि दी गई, वह राशि मुझे लगता है कि वेतन के बाद इतनी बड़ी राशि देना शायद राष्ट्र हित में अच्छी नहीं है। एक बार मैं तो देखिए, बिल्कुल इनका साफ, शैलेश जी देखिए सही बात उन्होंने कहा है। जी दिलीप, मैं आपके पास आऊंगा दिलीप। एक चिट्ठी का मैं शैलेश जी आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं, दर्शकों को भी मैं बताऊं, ये चिट्ठी जो है मेरे फोन पर है। मैं बता दूं कि ये चिट्ठी 8 फरवरी 2021 को लिखी गई है, और इस चिट्ठी को लिखने वाले जो हैं उनका नाम है वीरेंद्र कुमार सिंह, रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट सिम्फर धनबाद। यानी कि ये चीफ साइंटिस्ट के पद से सिम्फर से रिटायर हो चुके हैं। और ये चिट्ठी इन्होंने लिखी थी मेजर विक्रम सिंह राणा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVO, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के CVO, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को। मैं सिर्फ इसका सब्जेक्ट पढ़ के बताऊंगा तो सर आप समझ जाएंगे कि इस चिट्ठी का मजमून क्या है। इस चिट्ठी का सब्जेक्ट है नेपोटिज्म एंड इरेगुलरिटीज इन रिक्रूटमेंट इन CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद। अब आरोपों पर आते हैं। फंड्स की गड़बड़ी हुई, चलिए ठीक है। डीजी की तरफ से चिट्ठी आती है, CSIR डीजी की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे शैलेश जी। चलिए ये भी ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद डिग्री को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, चलिए ये भी समझ में आता है। CBI तक जांच जाती है, चलिए ये भी समझ में आता है। लेकिन समझ में यह नहीं आता कि CBI जांच का हासिल क्या होता है। हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज होती है, दिल्ली हाईकोर्ट में। उस PIL में बाकायदा मेंशन किया जाता है कि भाई इनकी डिग्री ऐसी है वैसी है, सारे सवाल जो हम अभी उठा रहे हैं वो सारे। लेकिन हाईकोर्ट सिर्फ इस बिना पे उसे खारिज कर देता है कि भाई जो दायर करने वाले हैं PIL वो निदेशक पद के दावेदार हैं। चलिए हमें यह समझ में आता है। लेकिन फिर से समझ में यह नहीं आता है
कि इतने सारे आरोपों के बाद भी सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन, जो विभाग केंद्र सरकार का इस पूरे संस्थान को देखता है, वो सब चुप कैसे बैठे हुए हैं? शैलेश जी। नहीं, बात तो बहुत ही सीरियस है, बात तो बहुत ही सीरियस है। कल हम किस लाइन पे थे और आज किस लाइन पे आ गए। देखिए, हम जिस बात से शुरू किए थे मानदेय से, और उनका जो है जिस तरह से वो अवॉइड कर रहे थे हमारे क्वेश्चंस को, आपके जो रिपोर्टर है उसके क्वेश्चन को, आज देखिए कहाँ बात आ गया। तो ये जो है, आप जो बात कह रहे हैं ये बहुत सीरियस है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोग परसू नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए वो जिन बंधु ने भी वो PIL लगाया था, अगर मान लीजिए उनका कोई पर्सनल बायस था, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था, ठीक है, हाई कोर्ट ने उसको ये कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ये जो डायरेक्टर साहब हैं वो पाक साफ हैं। तो इसका ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये पाक साफ हैं, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें उठती हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई इसको लेके एंड तक नहीं जाता है, और ये बातें होती हैं, फिर कल चीजें लोग भूल जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि अगर इनके खिलाफ अगर बातें उठी हैं, आप जिस तरह का काउंटर एफिडेविट में ये जिक्र कर रहे हैं कि CBI ने इन पर टिप्पणी किया है, फिर इनके अपॉइंटमेंट पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो हमको लगता है केंद्र सरकार को ये सारी चीजों को क्लियर करनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये अब थोड़ा सा मर्कियर होते जा रहा है, और गंदगी आते आ रही है इसमें, और भी चीजें आते आ रही हैं। तो आपने बड़ा सही उठाया इस बात को कि, और इनको तो मुझे लगता है इनको अब सामने आके अपना पक्ष रखना चाहिए। आई थिंक, और आप तो उनको हर बार ये बात कह रहे हैं कि भाई आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि आप पक्ष नहीं रखेंगे तो ये बातें उठती ही रहेंगी। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि आप जरूर उनको एक नोटिस करें कि देखिए आपके बारे में ये बातें चल रही हैं, अगर आपने कुछ कहना है तो काइंडली आप हमें अपना पक्ष बताइए। आप ये बताइए कि भाई आपके खिलाफ इस तरह की बातें आ रही हैं, ये चीजें आ रही हैं, आप किसी तरह से आप इनको खारिज करें, या इनके बारे में आप बताएं हमें, या आप ये कहें कि ठीक है मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी आप नहीं है, तो आप हमारे बारे में कुछ भी कहिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चलिए ये भी एक बात अच्छी है। लेकिन अगर वो कोई अपना इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उनको जरूर आगे आके बताना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस है। सी द वर्ड यूजिंग ऑफ वर्ड इरेगुलरिटी, फिर जहां आपने इरेगुलरिटी यूज किया तो ये बड़ा थिन लाइन है, इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी, और इरेगुलरिटी आपने वर्ड यूज किया तो मतलब है कि इरेगुलरिटी कंटेम्पलेट्स इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ठीक है ना, डोमेस्टिक इंक्वायरी हो, कोई तरह का इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होनी तो जरूरी है ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना अभिषेक साहब, जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो हमारे आपके बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि लॉ को आप मोशन में नहीं लाएंगे। से सुयो मोटो तो कोई लॉ मोशन में आएगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये भी है, अच्छा, अंदर की खबर शैलेश जी, अंदर की खबर मैं एक बताता हूं जो मुझे मिली है। अंदर की खबर ये मिली है जिससे फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि पीके सिंह साहब ने बाकायदा एक केंद्रीय मंत्री से माफी हासिल कर ली है। बाकायदा एक केंद्रीय मंत्री ने कहा अच्छा डिग्री में दिक्कत है, ओके जाओ तुम्हें माफ किया जाता है, छोटी सी बात है। मौखिक तौर पर उन्हें उनके विभागीय जो मंत्री हैं उनकी तरफ से मौखिक तौर पर माफी मिल गई, अच्छा मेरे बच्चे ने गलती कर दी, चलो इसे माफ कर देते हैं। क्या लगता है शैलेश जी? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। ये अगर ऐसा करते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल पॉलिटिकल पेट्रोनेज। ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। और ये तो बिल्कुल भी आज के युग में ये सब बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि हमारे यहाँ लोग आगे नहीं आते हैं। और अगर मान लीजिए कोई, आप जिनके बारे में बात कर रहे थे, राही जी हैं जो भी एक्टिविस्ट हैं, वो अगर एक्टिविस्ट आगे आते हैं तो लोग को देरी नहीं लगता है डब करने में कि भाई इनका कोई इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले में। कोई ये नहीं सोचता कि भाई आप कोई भी एक पोस्ट को अगर एक जो अनडिजायरेबल आदमी को देते हैं तो आप कितना बड़ा इस नेशन के साथ विश्वासघात करते हैं आप। वो चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, मैं ये टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन आप ही सोचिए अभिषेक जी, इसका
इसका जो पहलू है, जो सबसे भयावह पहलू है कि जो लोग रियली, जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग को इस तरह का पोस्ट मिलना चाहिए, वो लोग वंचित हो जाते हैं ऐसे पोस्ट से। और जो लोगों को पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, जिनके पास पावर है, जिनके कनेक्शंस हैं, जुगाड़ है, वो ये पोस्ट को ले जाते हैं। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा जब ऐसे लोग ऐसे पोस्ट पे आएंगे, सबसे बड़ा सवाल है सर कि आप सोचिए कि बीएचयू की इनकी डिग्री है जियो फिजिक्स की, जहां तक मुझे जानकारी है। अब बीएचयू से ये जियो फिजिक्स में एमएससी करते हैं, चलिए वेल एंड गुड, मैं मानता हूं कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये तब उठता है जब इनके बारे में पता चलता है कि ये बीएचयू कैंपस में ही एक बैंक में क्लर्क हुआ करते थे। अब जब बैंक में ये क्लर्क थे, बीएचयू में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डेंस से वो कोर्स कर सके, वो भी एमएससी जियो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, और उसके बाद फिर ये जियो फिजिक्स में एमएससी दिखाते हैं। दिलीप, इस चीज पे गौर कीजिएगा कि कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। और जब इन सब पॉइंट्स को हम एक बार में ध्यान देते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि क्यों इस खबर को चलाने से आपको मना किया जा रहा था, क्यों आपको फोन पर कहा जा रहा था कि भाई इस खबर को मत चलाइए, इसमें कुछ भी नहीं है, और अगर चलाइएगा तो आप देख लीजिएगा। दिलीप, देखिए बिल्कुल कई खामियां उस खबर से जुड़ते जा रहा है, क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो परत दर परत जो शिकायत पत्र भेजे गए सिम्पर के डीजी को, उस पत्र के आलोक में जो जो जवाब आते गए, वो जवाब हमेशा से ही पीके सिंह के खिलाफ रहे हैं। चाहे अगर शुरुआती दिनों की बात की जाए, जब वो सिम्पर में जूनियर साइंटिस्ट बतौर ज्वाइन किए थे, उस वक्त ज्वाइनिंग का जो फॉर्म था उसमें उन्होंने ये बताया कि पहले वो कहीं जॉब नहीं करते थे। नील लिख दिया, जाहिर सी बात अगर वो ये लिख देते, नील लिख दिए, और जाहिर सी बात अगर उसमें ये डालते कि वो बैंक में जॉब करते तो शायद हो सकता है कि साइंटिस्ट की उनकी नौकरी नहीं लगती। तो ये सवाल भी है। इस सवाल के बाद में जब लोगों ने जानकारी इकट्ठा की तो बाज़ाब्ता सबूत भी इसके आ गए, और उस मामले से जुड़ा हुआ उसके बाद ये कई आरोप इन पे लग गए, मानदेय के आरोप लग गए, यहाँ तक कि कोयले की ऐसे भी आरोप सामने सैंपलिंग में भी गड़बड़ी का आरोप है, उसमें भी घपला करते हैं, ये ऐसी खबर मिली है। उसमें भी घपला, सैंपलिंग में घपला करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसमें घपले के भी आरोप लगे हैं, और खास करके जो नियुक्तियां होती थी उसके भी दस्तावेज सामने आने वाले कि नियुक्तियों को ये कैसे मैनेज करते थे। तो कई तरह के आरोप हैं इनके ऊपर, और ये गंभीर आरोप है, और गंभीर आरोप है तभी एक मानदेय के मामले को लेकर के डीजी ने पत्र जारी किया है, और जाहिर सी बात है ऐसे कई मामले उनके पास होंगे जिनको लेकर के आगे कार्रवाई हो सकती है। तो ये तिलमिलाहट है, और इसी वजह से वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसी कोई खबरें न्यूज 11 पे आए जिनसे लोग जान पाए कि देश का जो मुख्यालय यहाँ पे सिरमौर है, उसके अंदर कैसे गोरख धंधे हो रहे हैं। जी बिल्कुल। रमेश राही साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं। राही साहब से एक सवाल लीजिए कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इनमें उसमें उस गड़बड़ी का एक हिस्सा तो उनके सामने आया जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज की, तो क्या अब ये जो उलगुलान, ये जो जंग उन्होंने छेड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या इस मुहिम में और भी आगे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है? देखिए रमेश राय जी, एक छोटा सा सवाल है। पहले तो आपने एक मुहिम छेड़ी और एक बहुत गंभीर मुद्दे को सामने लाया, चाहे जिस तरीके से लाया, तो ये मुद्दा कितने दिनों तक चलेगा और आने वाले समय में क्या क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, मानदेय का मामला तो अभी आया है। निदेशक के ही कार्यकाल में 2 सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। उस पर भी मैंने मुख्यालय को पत्र लिख करके उसकी जांच की मांग की थी, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट निकला था बहाली का, उसमें जो योग्यता की मांग की गई थी उससे कम योग्यता के लोगों को बहाल किया गया। और जब मुझे जानकारी मिली थी तो मैंने पूरे कागजातों के साथ डीजी और सरकार को भी पत्र लिखा, और उसका रिजल्ट आया कि सीएसआरआई मुख्यालय से दोनों सुरक्षा पदाधिकारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। दोनों बर्खास्त हो गए हैं। मैंने तो सरकार से मांग की है कि जो 2 सुरक्षा पदाधिकारी अनीत कुमार, अमरजीत कुमार सिंह, उनको तो आपने नौकरी से हटा दी है, लेकिन उनकी बहाली करने के लिए कौन लोग दोषी हैं, कौन अधिकारी जिन लोगों ने उसकी बहाली की, उसको भी सामने लाया जाए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बहाली में कोई ऐसी गलती ना करे। कई रिश्तेदार भी उनके बहाल हुए हैं, खैर वो भी अलग मुद्दा है। कोल सैंपलिंग में, टीम में कई बातें सामने आ रही है धीरे धीरे, तो इसको लेकर के कैसे आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो सारी बातें आएंगी धीरे धीरे
मेरा तो मानना है कि जहां गड़बड़ी है उसके खिलाफ मैं लगातार लड़ता हूं और पूर्व में भी कई मामलों को लेकर मैंने आवाज़ उठाई है और इस मामले में भी जो आएंगे सामने हम उसके खिलाफ अपनी कलम तेज करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे गड़बड़ झालों पर की जांच हो, कार्रवाई हो। ठीक है, बिल्कुल। पिछले महीने ही इनके शिकायत पे 2 सुरक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है, बर्खास्त किया गया, माफ कीजिएगा, बर्खास्त किया गया। और उनकी जो नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति में जो मापदंड अपनाए जाने थे और जो सूची जारी की गई थी, उस सूची और मापदंड के अनुसार उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे। फिर भी सिम्फर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में उन्हें सुरक्षा पदाधिकारी के तौर पे नियुक्ति मिली थी। जांच में इस बात का खुलासा हुआ और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो ये तो बानगी, ऐसे कई खुलासे हो सकते हैं जो रमेश राही इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। जी, खुलासे जो हो रहे हैं उसी खुलासे की एक कड़ी अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। उस खुलासे की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं दर्शकों को बता दूं कि सुरक्षा कारणों से मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। वो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी गड़बड़ी को होते हुए देखा है। अब सुरक्षा कारण से हम उनका नाम तो यहां पर नहीं लेंगे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शख्स जो है उसने सारी गड़बड़ियों को होते हुए देखा है। मैं उनको विसल ब्लोवर कहूंगा, यानी सूचक कहूंगा, जिन्होंने इस तमाम सूचना को हम तक पहुंचाया है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, गड़बड़ियां इतनी है कि समझ नहीं आ रहा है कि किस किस का जिक्र करूं। और मैं चाहता हूं कि दर्शक एक एक बात को ध्यान से सुने। शैलेश जी, आप भी ध्यान से सुने और दिलीप, आप भी ध्यान से सुने। डिग्री से लेकर के, एक्सपीरियंस से लेकर के, मनमानी से लेकर के, कोल सैंपलिंग में गड़बड़ी से लेकर के, सबसे पहले डिग्री की बात। डिग्री को लेकर के सर सवाल यह है कि भाई अगर वो क्लर्क थे, बैंक में क्लर्क थे, सरकारी नौकरी में थे, तो उसी दौरान उन्होंने जियो फिजिक्स में एमएससी कैसे कर ली पीके सिंह साहब? यानी कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य उनका स्थापित है, एक बहुत बड़ा कोकस काम कर रहा है। सर बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ये डिग्री तो इनके जो है यही बता सकते हैं कि बैंक में क्लर्क नहीं, क्लर्क कम कैशियर थे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द बैंक। कैशियर का भी कैश छोड़कर नहीं जा सकता है। और ना तो इन्होंने कोई छुट्टी ली है। और बीएचयू में ना इवनिंग क्लासेस चलता है, ना नाइट क्लासेस, ना करेस्पॉन्डेंस कोर्स, रेगुलर कोर्स चलता है। एंड ही इज ए रेगुलर स्टूडेंट। और जो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का हमने कागज मांगा है बीएचयू से, आपको दे देंगे। सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली एग्जाम, सब में चाहे लेट सेशन हो या अर्ली से रेगुलर सेशन हो, सब में अटेंडेंस 75% अनिवार्य है। दिस इज द राइट टू इंफॉर्मेशन में बीएचयू ने हमें जवाब दिया है। अच्छा, तो 75% वहां अनिवार्य है। तो ये इन्होंने पूरा कैसे किया? क्योंकि एमएससी टेक 3 साल का था और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जब ये 3 मार्च 84 को बैंक में ज्वाइन किया एज ए क्लर्क कम कैशियर एसबीआई के मेडिकल ब्रांच में, एसबीआई के मेडिकल ब्रांच में। अच्छा, तो 3 मार्च 84 को इन्होंने ज्वाइन किया और सेकेंड ईयर का एग्जाम अक्टूबर 84 में दिया जी। थर्ड ईयर का एग्जाम जुलाई 85 में दिया। और उसके बाद भी आप सीबीआई की रिपोर्ट देखिए, नीचे लिखा हुआ है आई एम वर्किंग एज ए रिसर्च फेलो। दैट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम टू द सिम्फर धनबाद। अच्छा, अब उस समय सीएम आरएस था। तो जब भी प्रीवियस से एम्प्लॉयमेंट का मांगा जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन है थ्रू प्रॉपर चैनल, और इन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल को डिस्कार्ड करने के लिए यहाँ नील लिख दिया, दैट इज रिपोर्टेड बाय द सीबीआई धनबाद। और इसके बाद इन्होंने जो हर्षवर्धन से बात किया, डॉक्टर हर्षवर्धन से, ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने लिख दिया कि इनके डीजी ने लिख दिया इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए माफ कर दिया जाए, और उन्होंने माफ कर दिया। ये लोकसभा में भी केस उठा, जावेद अली ने उठाया था, 2 बार उठाया था। और उसमें लिखा हुआ है, हम आपको भेज देंगे कि बाय वर्बल ऑर्डर, बाय सुपर अथॉरिटी, बाय वर्बल ऑर्डर ये इनफैक्टुअस मान लिया गया और इसमें कुछ काम नहीं, ये काम करेंगे। अच्छा, और इन्होंने जितनी गड़बड़ी की है सीएमआरआई के इतिहास में, सिम्फर के इतिहास में, फ्रॉम 56 टू टिल टुडे,
ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं हुई है। अच्छा, एक सवाल सूचक साहब, एक सवाल जो है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद मेरे साथ जो मेहमान बैठे हुए उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे मानदेय की हम बात कर रहे हैं, अभी मेरे पास जो आंकड़ा है मैं देख सकता हूं कि 2016 से 2020 तक 15 करोड़ का इन्होंने जो फी है वो चार्ज किया रिसर्च के आलोक में। ठीक है सर, CSIR की तरफ से इन्हें वो फंड मिला 15 करोड़ रुपए, सिर्फ 4 साल की बात कर रहा हूं मैं। अब इस 15 करोड़ को वो किस तरीके से एलोकेट करेंगे? क्या इस पर किसी का बस नहीं है? ये उनकी मनमर्जी की बात है कि वो जैसा चाहे उसे एलोकेट कर सकते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जो मानदेय बोलते हैं जी, दिस इज द कंसल्टेंसी या ऑनरेरियम या टेस्टिंग फी के रूप में CSIR का ये नियम है, कर्मचारियों में बंटता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो कोल सैंपलिंग का जो प्रोजेक्ट है, दैट इज द फंड गिवन बाय कोल इंडिया एंड NTPC, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। जी। तो जो भी पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज द पब्लिक टैक्स मनी। अच्छा, अब ये इन्होंने सबसे पहली गड़बड़ी क्या की है कि प्रोजेक्ट बनाते हैं 1 साल के लिए जी, और जब पैसा नहीं आता है वो चलते रहता है जी। लेकिन जैसे ही पैसा आता है, मान लीजिए 6 महीने में पैसा आया, चालान काट करके और दूसरा प्रोजेक्ट बना देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं जी। और इस तरह से ये धांधली, बहुत बड़ी धांधली है, सारे प्रोजेक्ट में ये है। उसके बाद दूसरी गड़बड़ी उसमें है प्रोजेक्ट में, फार्मुलेशन में, कि जो टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, ये कोल सैंपलिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे गड़बड़ी यही है मानदेय की जो बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये कैटेगराइज करते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के रूप में। अगर टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग में इनको जितना मिला है वो केवल 1/3 इनको मिलेगा। अच्छा, और आपने जो कहा 15 करोड़ 70 लाख 1 अप्रैल 16 से 2000 दिसंबर तक, ये केवल उनका अमाउंट है, दूसरे का नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ उनका है, ये सिर्फ सैलरी के अलावा? हाँ, और सैलरी के अलावा। और दूसरा जो है अशोक सिंह का, उसी टेबल में अशोक सिंह का है 9 करोड़ 66 लाख, ये केवल इनका है। अच्छा, और इस मार्च 21 में इन्होंने 2 करोड़ 16 लाख पाए, जिसमें आपने कल बोल दिया था कि 17 लोगों में बंटवारा नहीं जी। वो 2 करोड़ 16 लाख सिर्फ इनका है। अच्छा, और CSIR ने मना कर, CSIR फंड नहीं देती है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट आता है उसको ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट बना देते हैं। अच्छा, टेस्टिंग, अब टेस्टिंग कैसे आप कहेंगे कि टेस्टिंग से वो बना दिए तो क्या गड़बड़ी है? देखिए, जो कंसल्टेंसी होती है, ऑनरेरियम होता है, जब साइंटिस्ट डॉक्टर जैसा माइंड यूज करता है तब वो कंसल्टेंसी होती है जी। और जब टेस्टिंग होता है देन इट इज वी विल फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अच्छा, तो BIS का स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, कैसे सैंपलिंग करेंगे, किस मशीन में, कितने देर में। वहां हमारा माइंड नहीं लगता है जी, फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा रहता है। तो ये जो कंसल्टेंसी बना कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी लूट है। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट बता रहे हैं जी, जो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है 2016 से ही मान लीजिए, तो ग्रुप 3 में जो टेक्निकल ऑफिसर हैं वो 2 साल 3 साल नौकरी किए, उनका एक्सपीरियंस कैसे डेवलप हो गया कि वो कंसल्टेंसी करेंगे? और उनको इन्होंने 20 लाख 30 लाख दिया है। मैं बाय नेम बता रहा हूँ, मयंक कुमार सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, अम्बरीश सिंह, ये 3 के लिए। मयंक कुमार सिंह का तो मुझे पता लगा है कि जिस दिन ज्वाइन किए उसके महीने भर के अंदर ही इन्होंने 10 लाख से ऊपर का अमाउंट दे दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? जब 10 बरस 5 बरस साइंटिस्ट काम करता है तब उसको एडवाइस देने का एक्सपीरियंस आता है। और तो ये टेस्टिंग को कैटेगराइज करके सब स्पॉन्सर्ड में डालते हैं, उसमें पैसा मनमाना बांटते हैं। अब अगर जांच होगी तो जो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है उनको भी पैसा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का चौथा पॉइंट है कि जब भी ये कंसल्टेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता था पहले, इनके पहले, उसमें मेमो में हमेशा लिखा रहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आया ऊपर से, कोई किसी को लगा कि नहीं ये रूल में नहीं है, देन वी विल विथड्रॉ द अमाउंट।
और इनके समय में वो लाइन मेमो से गायब कर दी गई। अच्छा, तो जितनी बेईमानी करनी है उतना ही करते हैं। प्रेस मीडिया में कोई भी न्यूज नहीं जा पाता है इनका। अब ये बताइए, रिसर्च के लिए है कोल माइंस पर, और कहीं वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, कहीं वो मशरूम उगा रहे हैं, कहीं ग्रामीण, केवल न्यूज में बने रहते हैं। CSIR में जाकर पटा करके, तो ये 4 पॉइंट जो कंसल्टेंसी में है, पावर का अंदाजा तो इसी बात से हो जाता है कि बी ग्रेड में इनकी भी अपॉइंटमेंट होती है और ये डायरेक्टर भी बन जाते हैं। कितनी पैरवी है इनकी, ये समझ में आ जाता है। वो पैरवी थी, बहुत से लोग इनको सपोर्ट किए और बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, तो पैसा इनके पास इतना ज्यादा हो गया है कि ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे जी। तो ये जो हमने कंसल्टेंसी का मानदेय जिसको बोल रहे हैं, उस 4 जो पॉइंट बताए हैं, दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट। और अगर उस पर काम होगा तो इनको 2016 से पैसे वापस करने पड़ेंगे। 2016 से अब तक जो मानदेय आया है वो सारा वापस करना पड़ेगा इन्हें, वो सारा वापस करना पड़ेगा। और फिर से सुन लीजिए, वो जो टेबल है उसमें 15 करोड़ 70 लाख केवल इनका है जी जी जी। और जो 2 करोड़ 16 लाख अभी मार्च 21 में पाए हैं, ये केवल इनका है, 17 लोगों में नहीं बटा। तो पैसा अगर आप देखिएगा तो हर साल, अभी जो इस साल बटा होगा कम से कम 20 करोड़ बटा होगा अप्रॉक्सीमेट, वो सैकड़ों लोगों में बटा है। आपने ऐसी बात बोल दी कि मेरा गणित खराब हो गया। मैं तो ये सोच रहा था नहीं, आपको फैक्ट पूरा पता लग जाएगा ना। अच्छा है ना, क्योंकि आप कहते हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं कि कम से कम आपने इस विषय को उठाया है, जो भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार भी जो है पैसा लेकर बैठ गया। सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत में हमेशा आवाज उठाइए, आवाज उठी रहेगी। और आप भी ये ध्यान में रखिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पॉइंट और सुन लीजिए, पॉइंट और सुन लीजिए। जो मैं सुन रहा था, रमेश राय जी बोल रहे थे कि कुछ प्रोजेक्ट में जो है, कुछ प्रोजेक्ट में वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं सब में ये शेयर लेते हैं। अच्छा। कोई प्रोजेक्ट नहीं छूटता है। और ये जो डायरेक्टर की पोस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। अगर रिसर्च आप अपने से करते हैं तो करिए। तो रिसर्च इनका अगर बायोडेटा आप देखिएगा तो जब डायरेक्टर हुए उसके बाद एकदम पेपर पब्लिकेशन शूट कर गया है 200 के ऊपर। अच्छा। और साइंस जो SCI जर्नल है उसमें किसी में पब्लिकेशन नहीं है। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के पहले भी इनके जो पब्लिकेशन है वर्स्ट ग्रेड के हैं। और केवल इक्विपमेंट खरीदना, केवल कंस्ट्रक्शन का काम कराना और कंसल्टेंसी हेन टेन करके बांटना, उसको डराना, उसको डराना, उसको डराना। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, जो शायद दर्शकों के मन में भी होगा, कि CBI की जो जांच रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का हुआ क्या? CBI की जांच रिपोर्ट में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस है, उसका फैसला भी है। वो कागज मैंने आपको दिया, उसमें पढ़िए। उन्होंने कहा कि पहले आप DHO को जाइए कि वो डिग्री जो है कैंसिल करे। वो उसमें लिखा हुआ है, माननीय DN पटेल जी ने जो आदेश दिया है उसमें कि DHO पहले डिग्री कैंसिल करे। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रोच किया था, मार्च में गया था, लेकिन कोरोना के चलते सब बातचीत हुई थी, केस फाइल होने वाला था, कोरोना के चलते रुक गया। ये केवल दबा हुआ है, ना यहाँ की CBI ने एक्शन लिया और ना ये कागज जो है CBI डायरेक्टर के पास भी है, मिनिस्टर के पास है, DG के पास है। अच्छा। पर सबके कान पर जू नहीं रेंगता है, क्योंकि करप्शन बहुत से लोगों को प्रिय है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये इस पर कार्रवाई अभी भी CBI को करना चाहिए, लेकिन CBI करती नहीं। जी, चलिए, अब यहाँ हम बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपने हमारे सामने रखे हैं, जिन पॉइंट्स को सुन करके शायद मेरा ही नहीं, शायद दर्शकों का भी गणित बिगड़ गया होगा। अगर गणित की बात करें, जितनी गणना हम कर रहे थे, जितनी गड़बड़ी की हम उम्मीद कर रहे थे, भाई मैं तो बता रहा हूं कि मेरा कैलकुलेशन बिगड़ गया है। जितनी की गड़बड़ी की बात अगर हमने हमारे विसल ब्लोअर साहब से सुनी, अगर वो गड़बड़ियां हैं, तो शायद मैं ये आपको बता दूं कि ये सुन करके मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं।
जितना हमने उम्मीद किया था उससे कहीं बड़ा ये सारा मामला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रमेश राही साहब हमारे साथ जुड़े रहिए, शैलेश जी हमारे साथ जुड़े रहिए, दिलीप आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और आपने ब्रेक पर जाने से पहले सब कुछ सुन लिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी तस्वीरों में आप देख रहे थे कि डायरेक्टर साहब पसीना पोंछ रहे थे। डायरेक्टर साहब पसीना तो आपसे हम पोंछवाएंगे, इंतजार कीजिए। आज तो पहली कड़ी है और याद रखिएगा न्यूज़ 11 भारत जब तक तोड़ता नहीं तब तक छोड़ता नहीं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री अपने भाई है। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप पर लगे आरोपों की आप जवाब देंगे, लेकिन आपने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा आपने सोचा कि आप धमकी दे देंगे, आप खबर रुकवा देंगे। सर ऐसा नहीं होता। शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, तमाम बातें आपने सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप तक भी वो आवाजें पहुंची जो हमारे विसल ब्लोअर साहब बोल रहे थे। इन तमाम चीजों को सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे शैलेश जी? स्तब्ध, द राइट वर्ड इज, मैं स्तब्ध हूँ। मैं उनके बातों से बहुत सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इस तरह का जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सीरियस नेचर का एलिगेशन है। और आई थिंक इट्स वेरी सीरियस, बहुत सीरियस, बिग इशू। इट्स अ वेरी बिग इशू। सिंपल ऐसा संस्थान को इट्स अ वेरी बिग इशू। मतलब ये हमारी तरफ से तो आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। देखिए कोई एक थर्ड पार्टी है जो कि आरोप लगा रहा है, मामला कोर्ट तक गया हुआ है, सीबीआई तक गया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है वो बंदा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोल रहा था वो। मैं यही कहूंगा, देखिए इसमें एज अ लॉयर मैं तो यही कहूंगा, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इसमें। जो उन्होंने न्यायपालिका के बारे में कुछ थोड़ा सा कह दिया कि PIL हुआ, डिसमिस हुआ, वो इश्यूज एकदम वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। लेकिन देखिए फिर मैं अगेन आपके सामने दोहराता हूं जी कि ये जो विसिल ब्लोअर साहब हैं, जो बात इन्होंने कहा है उसको बहुत सिलसिलेवार सलीके से कलमबद्ध करें। और जो बात इन्होंने कहा है वो मैं उसके सत्यता पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर जो बात इन्होंने कहा है अगर इनमें ये है, इनमें ये ही हैज दैट काइंड ऑफ एन इंटेंशन टू गो अगेंस्ट दैट PK सिंह, और इफ ही इज रियली मतलब ये करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छोड़ना चाह रहे हैं, तो इनको एकदम सिलसिलेवार जो बात इन्होंने कहा है वो कलमबद्ध करें और CBI को दें और लिखें कि देखिए ये जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ कोई इरेगुलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट नहीं है। ये जो इरेगुलरिटी है ये करप्शन से रिलेटेड है, और अगर ये करप्शन से रिलेटेड है तो मैं या कोई इंसान, सी एनीबडी कैन मूव द डिपार्टमेंट, कैन मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट क्या एप्लीकेशन डाल के छोड़ दें, वेट करें, फिर ये एक RTI डाल के पूछ लें कि भाई आपने क्या कोई PE किया, क्या आपने इस मामले में कोई अगर आगे बढ़ा। अगर आप नहीं बढ़े बहुत अच्छी बात है, आप कोर्ट आइए, आप हाई कोर्ट आइए। देखिए इसमें दो बातें हैं, इसको बड़े ध्यान से हम लोग को समझना पड़ेगा। एक उनका तो आपने अपॉइंटमेंट को बोल दिया, अपॉइंटमेंट इलीगल है, ठीक है, तो ये तो अलग सा बात हो गया, ये सर्विस इशू हो गया। राइटली सेड सो कि भाई अगर आप ये बात उठा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट उनका इलीगल है, तो भाई सबसे पहले आपने ये कह दिया कि वो चीजें वो वहां पे एक क्लर्क के पोस्ट पे थे, कैशियर के पोस्ट पे थे, और वो पोस्ट को रहते हुए उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर डिग्री हासिल किया BHU से। मेयर आपके ये बात कह देने से ये चीजें को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। इसको आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, लीगल वे में मैं बता रहा हूं। हम लोग कितना भी बोलते रहेंगे, वो भी विसिल ब्लोअर साहब भी बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होने जाने को है। इस बात के लिए आपको बकायदा एक जो इन्होंने RTI किया, इनको बकायदा एक RTI अपने बैंक में लेनी थी कि भाई ये आदमी है, ये शख्स आपके यहाँ इतने इतने दिन तक था, भाई आपका सर्विस लॉ क्या कहता है कि ये
अपने सर्विस के दौरान, कैशियर होने के दौरान क्या ये डिग्री के लिए ये कर सकते थे? और अगर ये नहीं कर सकते थे तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, ये तो एक बात हो गई। फिर आप आते जो इन्होंने डिग्री हासिल किया वो बीएचयू में, बीएचयू में आप मांगते कि बड़ा सीरियस इशू है भाई, ये इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ये एक पहलू। दूसरा, तीसरा आ गया, इन्होंने जो सबसे अच्छा बात उठाया कि भाई इन्होंने इस बात को छुपाते हुए कि ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में कैशियर थे या व्हाटएवर ही वाज, ही डिड नॉट मेंशन इन हिज लेटर, और जब अपॉइंटमेंट लेते वक्त, और इन्होंने इस बात को छुपाते हुए अपॉइंटमेंट ले लिया। इसके लिए इनको फिर यहां पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप टोटल एक हौच पौच करके कोर्ट के सामने अगर आप पेश कर देंगे तो कोर्ट के पास क्या है जी, कोर्ट आपकी बातों को तो सही नहीं ना मान लेगा। बिल्कुल, दिस इज अ प्रोसीजर। अब वो एक अलग इशू हो गया, चलिए वो बन गए, उसका आप कर रहे हैं, उसके लिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए। लेकिन ये जो आप एलिगेशन, इतना गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं कहूंगा गंभीर, बहुत ही गंभीर है ये, कि इनको जो पैसे दिए गए वो गलत दिए गए, मानदेय में इन्होंने गड़बड़ियां की, इन गड़बड़ियां को लेकर इनसे पैसा वापस लेने की बात कही गई है। अरे भाई, आप सीबीआई को लिखिए ना, एकदम सिलसिलेवार लिखिए सीबीआई को जी, और आप इसको लिख के छोड़िए और आप वेट कीजिए कि सीबीआई क्या करता है। सीबीआई प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। अगर वो नहीं लेता है तो आपके पास फिर एक ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट आइए। अरे आपके पास ऑप्शन तो ये भी है कि आप डायरेक्ट जाके कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। इफ यू हैव डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स है तो आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कीजिए। लेकिन इसके लिए तरीके से चलना पड़ता है। अच्छा, एक और बात है शैलेश जी, एक और बात है जो कॉन्सेप्ट में हम गड़बड़ी कर रहे थे। देखिए, कल हम बातचीत कर रहे थे तो 2 करोड़ 16 लाख रुपए की बात थी, हमें ये पता था कि भाई ये तो 17 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए। आज भी जो 15 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि भाई 4 साल में 15 करोड़ रुपए जो आए, तो हमें ये लगता था कि ठीक है, ये एलोकेट हुए हैं CSIR को किसी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जबकि नहीं, ये 2 करोड़ 16 लाख रुपए, चाहे ये 15 करोड़ रुपए असल में एलोकेट हुए मिस्टर पीके सिंह को। एंड देयर इज नोबडी, कोई नहीं है जो उनसे पूछ सकता है कि हाँ भाई इन पैसों को आपको एलोकेट किस लिए किया गया, कौन सी फी थी, कौन सा रिसर्च कर रहे थे आपने उन पैसों का क्या किया, कहां इस्तेमाल किया, आपको स्टाइपेंड किस आधार पर अलॉट हुआ। देयर इज नोबडी, कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। शैलेश जी। नहीं, देखिए, मुझे उनके बायलॉज के बारे में आइडिया नहीं है कि जब वो इस तरह का, जब वो उनको मानदेय दिया जाता है तो उसका ऑडिट क्या होता है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट फंड में, इसीलिए मैंने कल यूज किया था कि वर्ड सीक्रेट सर्विस फंड। आपका सीक्रेट सर्विस फंड तो है नहीं कि भाई उस पर आपको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर इनका, तो अगर इस तरह का मानदेय है तो मुझे जो अभी तक के अपने एक्सपीरियंस है, वकालत के एक्सपीरियंस से ये लगता है कि जरूर ऑडिट होता होगा, और इनका भी कुछ ना कुछ ऑडिट जरूर हुआ होगा। ये अभी हम लोग के पास हाफ बेक्ड बातें हैं, उनका पक्ष हम जानते नहीं, उनसे हमने कभी सुना नहीं, हम जानते नहीं कि क्या मामला है। तो इसलिए देखिए, ये बात हुई क्यों। अगर वो जब पत्रकार गया उनके पास और वो जो शालीनता से वो बात बोला, जो कल भी मैंने बात कहा, अगर वो 2 मिनट समय दे दिए होते और अपने रिकॉर्ड पे ये बात ले लिए होते कि फला आदमी आया और मैंने उसको बताया, अगर आप उसको झटकते नहीं, आप इस तरह की बातें नहीं करते कि आपको किसने कागज दिया मुझे पता है, और आप उसको दबे स्वर में इस तरह की बात, these are not done, these things are not done in पब्लिक डोमेन में। आप इतने बड़े पद पे हैं और आपके खिलाफ इस तरह की बातें उठ रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, तो आपको जरूर कम से कम उसको बड़े तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। जी। और मैं ये कहता हूं कि मैं अभी भी नहीं मानता इस बात को कि इतना बड़ा बात है, इतना बड़ा घोटाला है और इसमें कुछ हुआ नहीं है। अरे आप मूव कीजिएगा तब तो, आप एजेंसी को कंप्लेंट डालिएगा प्रॉपर फॉर्मेट में, तब तो कुछ होगा। बिल्कुल। या आप किसी को, आपने कुछ पाया और आपने बोल दिया, आप बोल के टहल लिए और हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, ये भी मैं इस चीज को भी सपोर्ट नहीं करता, इस चीज को भी मैं सपोर्ट नहीं करता। अगर विसिल ब्लोअर साहब ने इस तरह का एलिगेशन लगाया है तो बस उनको ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ देनी चाहिए। जी भाई, आप इसके बारे में हमारे पास ये कागज नहीं है। मैं अभी भी आई डोंट बिलीव दिस कि भाई कोई इतने बड़े पद पे है
और घोटाला पे घोटाला किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट का घोटाला कर रहा है, उसकी खुद की अपॉइंटमेंट अंडर स्क्रूटनी है, अंडर 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 ये है, क्लाउड है, उसको करोड़ों रुपया मिल रहे हैं, वो भी अंडर क्लाउड है, वो सिम्फर में है। और जिस तरह का वो विसल ब्लोअर साहब कह रहे हैं कि वो सारे कंपनियों को डराता है और उनसे जो भी चीजें होती हैं, ये इतना चीज आपके सर नाक के नीचे चल रहा है, गवर्नमेंट के नाक के नीचे चल रहा है, इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का, और कुछ नहीं हो रहा है। ये अगर ऐसा है तो दुर्भाग्य है, बस मैं तो यही कहूंगा, दुर्भाग्य है। मैं इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि अब तो मेरे मन के अंदर कौतूहल जग चुका है शैलेश जी। अगर टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं कि सच में मेरे अंदर अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। मतलब मैं एक टेक्निकल चीज आपसे समझना चाहूंगा कि क्या मैं पीआईएल दर्ज कर सकता हूं इसे लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल। आप पीआईएल क्यों, मैं तो बोल रहा हूं जो उस विसल ब्लोअर ने कहा है जी, वो बिल्कुल कॉग्निजिबल ऑफेंस का डोमेन है, संज्ञान लेने का डोमेन है। जी जी। तो जब आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कॉग्निजिबल ऑफेंस को दर्शाता है, तो आपको बिल्कुल भी राइट है कि आप जाके इंस्टीट्यूशन को दे दें, तरीके से दे दें जी, प्रॉपर दे दें जी जी। आप दे दें, आप वेट करें। अगर वहां आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट के पास आए जी। आप कोर्ट को ये बताएं कि देखिए मैंने ये कंप्लेन जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंस दर्शाता है, जिसके तहत करप्शन की भी बातें आई हुई हैं, और प्राइमा फेसी ये चीजें होने के बावजूद मुझे लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला है जी, तो सर्टेनली कोर्ट इसमें एक्शन लेगा, लेना ही है, लेना ही है, होगा ही होगा। चलिए लेकिन दिक्कत है तो कि हम डायरेक्टर साहब को मैं एक बात बोल दूं, डायरेक्टर साहब अभी भी हम उम्मीद यही करते हैं कि आप अपना पक्ष रखें। हम इसलिए उम्मीद करते हैं कि देखिए हम मीडिया हैं, हमारा काम यही है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हम कुछ गलत दिखा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बोलेंगे तो हमारा रिपोर्टर आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन आप अपना पक्ष रखें, आप अपना पक्ष रखें सर, क्योंकि सारी दिक्कत, सारी समस्या सिर्फ वहां पर है जहां पर आप अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं, आप अपना पॉइंट रखना ही नहीं चाहते। हमारा काम है कि जहां पर भी लूप होल्स हैं हम दिखाएं, हम हर पक्ष दिखाते हैं, हमने विसल ब्लोअर का पक्ष दिखाया, हम आपका पक्ष दिखाएंगे और उसी शिद्दत के साथ दिखाएंगे। यह वादा कर रहा हूं मैं आपसे, यह वादा कर रहा हूं सर मैं आपसे कि मैं उसी शिद्दत के साथ सारी चीजें दिखाऊंगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये न्यूज़ 11 भारत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए उनके लिए भी लॉ है जी, उनके लिए भी लॉ है जी, अगर विसल ब्लोअर साहब इस तरह का एक चैनल पे आके कहते हैं तो ही हैज एवरी राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। डिफेमेशन है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, बिल्कुल बिल्कुल, और दिक्कत पड़ जाएगी क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये सब बात कह दिया है। जी, और हम लोग को ऑन रिकॉर्ड अगर किसी ने इस तरह का बात कहा है तो हम स्तब्ध हैं। ये स्तब्ध करने वाली बात है, ये स्तब्ध करने वाली बात है। चलिए जी, थोड़ा वक्त सर हमारे पास बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, शैलेश जी बहुत शुक्रिया, रमेश राही साहब की आप भी हमारे साथ जुड़े, दिलीप का भी बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये पहला अध्याय है, अभी हम और खोदेंगे और अभी हम और सबूत ढूंढेंगे कि क्या गड़बड़ी हुई है। अगर हुई है तो इस मामले को हम यहां तक नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, इसके कई और हिस्से आपके सामने आने वाले हैं। बस इंतजार कीजिएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।